हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाई स्कूल के अंतर्गत बायो क्लास में आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट बायो के अंतर्गत लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम। आखिर जैव प्रक्रम क्या है, पहले इस चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने से पहले हम लोग लाइन से जुड़ी हुई कुछ नॉलेज को सीख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवधारियों की शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। जीवधारियों की शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है और बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो परस्पर मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक अंग का निर्माण करती हैं, अंग अंग तंत्र का निर्माण करती हैं, जो आगे चल के शरीर की रचना करती हैं। आपने पढ़ा हुआ था कि जितनी सारी प्रोसेस हैं, लाइफ से जुड़ी हुई जितनी सारी प्रोसेस होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, जीवन से संबंधित जितनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो सेल्स के अंतर्गत यानी सेल के अंदर चलती हैं। उन प्रक्रियाओं में आप देखते हैं कि शरीर की जो अस्थायी दशा है, हमारी शरीर की अस्थायी दशा को बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर कंटिन्यू कार्य होना जरूरी है और शरीर को अस्थायी दशा में बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर जो सारी प्रक्रियाएं चलती हैं जीवित दशा में बनाए रखने के लिए उन्हें लाइव प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में हम लोग पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। आप जानते हैं कि सेल्स के अंदर कंटिन्यू हर समय प्रतिपल ढेर सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। इन क्रियाओं को चलाने के लिए बाहर से विभिन्न मटेरियल्स की रिक्वायर होती है। ये मटेरियल्स जो हैं ये हमें फूड से रिसीव होते हैं। इन मटेरियल्स को फूड से रिसीव करने के बाद ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन द्वारा शरीर के टिश्यूज के पास जाते हैं, उनको के पास जाते हैं। फिर ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो टिश्यू फ्लूइड ऊतक द्रव में जाती हैं और ऊतक द्रव से फिर ये आपके सेल्स के अंदर जाते हैं और इस तरह सेल्स को ये जो पदार्थ होते हैं यानी कि फूड्स के जो अंश हैं डाइजेशन के बाद यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स सेल्स के अंदर चले जाते हैं। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि भोजन से जो प्राप्त न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को सेल को पहुंचाना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन कहलाता है यानी कि पोषण कहलाता है। पोषण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड सेकेंड heterotrophic न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण। ऐसे
ऑर्गेनिजम्स जो सेल्फ अपने लिए फूड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का निर्माण कर लेते हैं, वो आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। सभी ग्रीन प्लांट्स जो हैं, सभी हरे पादप जो हैं, पेड़ पौधे हरे जो हैं, ये सभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के गुण इनमें पाए जाते हैं। ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें जो जुधारी आते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इस क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वो फूड्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल प्राप्त करते हैं। ये जो होते हैं ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक्स ऑर्गेनिजम्स प्राप्त करते हैं, और इन दोनों को प्राप्त करने के फलस्वरूप सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट उपलब्ध होगा, और इन दोनों को प्राप्त करके सनलाइट की उपस्थिति में ये कार्बन C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का प्रयोग करते हैं, का निर्माण करते हैं। समीकरण को अगर हम लोग बैलेंस करें तो 6 and 12H2 इस तरह ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। बाई प्रोडक्ट के रूप में वो O2 को रिलीज करते हैं। फिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण जो होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरे जीवों द्वारा बनाई गई जो फूड्स है उसके द्वारा न्यूट्रिशन प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण कहते हैं, या फिर विषमपोषी न्यूट्रिशन कहते हैं। हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कई प्रकार की होती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर पहली जो इष्ट पढ़ सकते हैं, इसके अंतर्गत सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जुधारी जो मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि मृतजीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जुधारी जो दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित होकर उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित करते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं यानी कि परजीवी कहलाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि जंतुओं समान न्यूट्रिशन भी आपके हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं लोग। नेसेसिटी ऑफ
ऑफ नेसेसिटी ऑफ फूड, भोजन की आवश्यकता। देखिए भोजन जो है वो हमारे लिए जरूरी है क्योंकि उससे हम लोग न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। क्या क्या रोल है इस फूड्स का हमारे लिए, उसको हम लोग करते हैं। फर्स्ट, सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी। पहली जो स्टेप है ऊर्जा की आपूर्ति। फूड्स हम लोग इसलिए लेते हैं जिससे कि हमें ऊर्जा की आपूर्ति हो सके। जो भी फूड्स हम लोग लेते हैं, खाते हैं, इस फूड्स का डाइजेशन होता है और डाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं ये एब्जॉर्ब होने के फलस्वरूप आपके रुधिर के अंदर डाल दिए जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में जो आपके ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है आपके एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, ऊर्जा निर्माण के लिए। हमारी प्रत्येक जो सेल्स हैं ये आपके टिश्यू फ्लूइड से आपके ग्लूकोज को ले लेती हैं और ग्लूकोज को लेने के फलस्वरूप ये उसका ऑक्सीडेशन करती हैं, ऑक्सीकरण करती हैं, जिसके फलस्वरूप एनर्जी रिमूव होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। बनी हुई जो ऊर्जा होती है एटीपी के अणु में संचित होती है और ये इस ऊर्जा का उपयोग जो है शरीर के विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। दूसरा जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। फूड से जो हमें न्यूट्रिएंट्स रिसीव होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो हैं ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं और ये जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है जितनी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा के कारण की वजह से जितनी ज़्यादा स्ट्रांग हमारी इम्यूनिटी बनेगी, हमारे बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता जो होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इसलिए फूड्स की हमें रिक्वायर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं विभिन्न प्रकार की डिजीज से। थर्ड स्टेप, ग्रोथ ऑफ बॉडी। ग्रोथ ऑफ बॉडी, शरीर की वृद्धि के लिए। तीसरी पॉइंट जो है कि जो भी फूड्स हम लोग लेते हैं और उससे जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग प्राप्त करते हैं वो शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है। प्राप्त जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के डाइजेशन से, ये न्यूट्रिएंट्स सेल तक जाते हैं और सेल्स के अंदर पहुंचने के फलस्वरूप जीवद्रव्य में, प्रोटोप्लाज्म में विलीन हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप सेल्स के अंदर की जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होती है या फिर कह सकते हैं साइटोकैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होती है वो बढ़ने लगती है, सेल बड़ी होने लगती है और जब सेल साइज में बड़ी होने लगती है तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सेल को अपने आप को डिवाइड करना पड़ता है। डिवीजन होता है, सेल में डिवीजन होने के फलस्वरूप नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो नई सेल्स बनती हैं, इस नई सेल्स के बनने की वजह से हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ होता है।
इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स को ले सकते हैं। शरीर के अंदर जो फंक्शन चलते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो उनकी क्षति होती रहती है, टूटते फूटते रहते हैं, और उनकी रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि फूड्स की ज़रूरत होती है। देखिए, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन में जो प्राप्त किए जाते हैं, न्यूट्रिशन के द्वारा जो सेल्स के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। देखिए, जो भी हम लोग फूड ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण करने के बाद इसकी बिसाई करना मुख के अंदर, इसको आगे बढ़ाना और इसको पचाने के फलस्वरूप जो भी न्यूट्रिएंट्स भोजन के पाचन से निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब करना, उनको अवशोषण करना उनका, और फिर जो भी अनवांटेड चीज़ हैं, यानी कि अपचित जो फूड हैं, उसको बॉडी से रिमूव करना। इन सारी जो क्रियाओं में जो भी आर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल बनाता है। आहार नाल जो है हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, जो एनस तक यानी कि गुदा तक जाता है। एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यास की, अलग अलग लंबाई की होती है, जिसके अलग अलग भाग होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो लगभग 7 से 8 मीटर लंबी, 7 से 8 मीटर लंबी एक ट्यूब है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कई सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट, बकल कैविटी, जिसे हम लोग माउथ कैविटी या फिर ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। माउथ कैविटी, सेकंड फेरेंक्स, ग्रसनी, इसे हम लोग कहते हैं मुख गुहिका। तीसरा, एसोफेगस, ग्रासबेरी। चौथा, स्टमक। फिर इंटेस्टाइन, आंत। एंड लास्ट, रेक्टम एंड एनस। देखिए, बकल कैविटी अर्थात ओरल या फिर माउथ कैविटी, ये एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है। बकल कैविटी जो है, हमारे जो दोनों ओठ हैं,
इससे आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे अंदर की ओर, तो हमको मुख के अंदर एक जगह मिलेगी। मुख के अंदर जो हमें एक जगह मिलती है, उस जगह को हम लोग ओरल कैविटी या फिर माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ कैविटी के अंदर जीभ दांत स्थित होते हैं जो अपना अपना काम करते रहते हैं। बकल कैविटी जो है, इसका जो ऊपरी छत होता है, यानी कि मुख गुहिका जो हमारी है, उस मुख गुहिका की जो ऊपरी छत है, उस ऊपरी छत को हम लोग पैलेट कहते हैं। मुख गुहिका की जो ऊपरी छत है, जो ऊपरी फर्श है, उस ऊपरी फर्श को हम लोग पैलेट कहते हैं, यानी कि तालू कहते हैं। तालू का जो अग्रभाग है वो काफी कठोर होता है, क्योंकि कठोर भाग जो होता है, ये दो तरह के बोन्स होते हैं इसमें, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। जो ऊपरी तालू है पैलेट के, उसमें दो तरह की बोन्स मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन होते हैं। इसकी वजह से हमारी जो पैलेट्स होती है माउथ कैविटी की अग्रभाग, वो आपकी काफ़ी हार्ड होती है। इसके ऊपर आपके स्किन की एक लेयर्स फैली होती है, जिस पर आपको कुछ रिज मिलते हैं, यानी कि उभार पाए जाते हैं, दिखते हैं। जो पैलेट्स होता है, इस पैलेट जो है वो आगे की ओर, पीछे की ओर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे फेरिंग्स की तरफ, ये आपके सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, क्योंकि वहाँ पर मस्कुलर टिश्यूज पाई जाती हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती हैं। ये पैलेट्स फेरिंग्स की ओर आपके एक छोटे से गांठ नुमा संरचना बनाती है। उस गांठ नुमा संरचना को यूवुला यानी तालु गंठिका कहते हैं। नीचे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। माउथ कैविटी में नीचे की ओर आपके टंग पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। जीभ जो है वो आपके उल्टे वी आकार की संरचना के रूप में पाई जाती है। जीभ एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो हमें विभिन्न स्वाद का ज्ञान कराती है, साथ साथ हमें बोलने में मदद करती है। जीभ पर बहुत सारे टेस्ट बड पाए जाते हैं। ये टेस्ट बड हमें फूड्स की जो स्वाद होती हैं, उस स्वाद का हमें ज्ञान कराती हैं। इसके अलावा हमारे माउथ कैविटी के अंदर ही लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग सैलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये लाल ग्रंथियां आपके लार स्रावित करने का काम करती हैं, जो हमारे मुख को गीला रखती है, साथ ही भोजन को पचाने में भी मदद करने का काम करती है। सैलाइवरी ग्लैंड्स द्वारा स्रावित जो लार है, हमारे माउथ कैविटी के अंदर 3 टाइप्स की आपके सैलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग कडमूल ग्रंथियां, अधोजिह्वा ग्रंथियां और अधो अनुग्रंथियां के नाम से जानते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिगर के द्वारा आगे की जो नॉलेज है
फायरिंग से लेकर आगे की जो नॉलेज है, साथ ही बटल कैप्टिव की जो कुछ नॉलेज है वो सीखेंगे। तब तक आप लोग जो भी कुछ सीखे हुए हैं इन चीज़ों को पढ़ेंगे और अपनी तरफ से नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए।